अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर समीउल्लाह। हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग फोरम के सेशन जदीद पैथोलॉजी, एमरजेंसी और होम्योपैथिक के तीसरे सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं। आगे जिस तरह हम टेस्ट करवाते हैं जी, सीबीसी करवा लिया, उसमें डब्ल्यूबीसी रेज हो गया, डब्ल्यूबीसी ज्यादा है। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि इन्फेक्शन की निशानी है, आप नीचे नाइट्रोफिल पे चले जाते हैं, नाइट्रोफिल भी रेज है। अगर नाइट्रोफिल रेज आ रहे हैं और ऊपर जो है ना वो डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा है या नॉर्मल है या नॉर्मल से कम भी है, जब नाइट्रोफिल बढ़ेंगे आप फिर टाइफाइड की तरफ जाए। अक्सर मैं देखता हूँ कि डॉक्टर पेशेंट आता है तो सीबीसी तो करवा लेते हैं, सीबीसी करवा लेते हैं, लेकिन डायग्नोज नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? वो सिर्फ इतना जानते होते हैं कि इसमें एचबीएस की कितनी है, या पिछले दिनों मीडिया ने बता दिया कि जी प्लेटलेट्स भी इसमें होते हैं कि प्लेटलेट्स इसके खत्म हो गए हैं, इसके ज्यादा हो गए हैं। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी जी इन्फेक्शन है, आई थिंक इसके अलावा जो है ना वो नहीं। यही तीन चीजें है ना, ठीक है। जरूरत इस चीज की हम उस पूरे जो पैरामीटर है 19 पैरामीटर की सीबीसी है, ठीक है, 22 की भी आ रही है, तो उन सारे जितने पैरामीटर हैं एक एक को हमने देखना है कि ये अगर इसमें ज्यादा है तो ये किस मंथ में होगा। ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, बुक्स मिलती है उसमें इन चीजों को जो है ना, ताकि अगर सीबीसी आपने करवाई है तो आपको पता होगा टाइप। मेरे पास अंदर पेशेंट आता है तो सीबीसी लेके आते हैं तो आपको बताऊं आपको टाइफाइड है, वो कहते हैं मैंने सीबीसी करवाई है, ये टाइफाइड तो नहीं है। मैंने कहा टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं, टाइफाइड के पॉजिटिव आता है, सीबीसी भी पता चलता है, ठीक है। सीबीसी आपने कहा डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई, उसके बाद आपने कहा जी ठीक है इसका सीबीसी प्लस ईएसआर कर लें, ठीक है, ईएसआर रेज हो गया उसका, उधर से डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा है, इन्फेक्शन है, ठीक है। जब वो दोनों चीजें रेज हुई हैं तो उस पर हमने बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है। माशाल्लाह आप सब प्रैक्टिशनर हैं और मेरे से बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं आप, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है सिम्टोमेटिकली इनको ट्रीट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने ईएसआर को जो है ना डाउन करना है। बंदे ने तो जाना है फॉरन मेडिकल टेस्ट करवाना है, उसमें उसका ईएसआर कम होगा तो हो जाएगा ना, ठीक है। हमने उसकी जो वो चीज है उसको डाउन करना है। उसके लिए आप आर्सेनिक आयोडाइड 3x में दे सकते हैं, आर्सेनिक आयोडाइड, और जब आप लाएंगे इंशाल्लाह उसका ईएसआर नॉर्मल पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इस चीज पे जा रहा हूँ कि ताकि पैथोलॉजिकली ये मैंने जो है ना पेपर वर्क भी इसमें किया हुआ, प्रिंट भी इसमें मैंने लिया हुआ है, ये सारी चीजें जो है ना और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फैंसी घड़ी है जी आर्सेनिक आयोडाइड 3x यानी कि लो टेंसी में देनी है। ये ईएसआर को ये डब्ल्यूबीसी इसको कम कर देंगे। पेशेंट जब रिपोर्ट कराएगा तो इंशाल्लाह ये दोनों चीजें डाउन होंगी। तभी आप बाकी जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें, जब तक बंदे का ईएसआर कम नहीं होगा तो पेशेंट आपका आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमारा जो है ना मकसद है कि हमारा पेशेंट हमारे से मुतमिन जाए, ठीक है ना, उसको पता चले कि यार होम्योपैथ डॉक्टर भी कुछ ना कुछ जो है ना ये देख के मैंने कल रिपोर्ट करवाई है, आज दिन में ये आ गया तो ये मुझे इतना रिलीफ मिला है। हमने इस पे वर्क करें। क्रॉनिक केसेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये क्रॉनिक में बड़े माहिर है। तो क्रॉनिक केसेस जो है ना उनको ठीक करना, वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो वर्ल्ड लेवल पे कंसेप्ट है कि होम्योपैथी जो है ना वो क्रॉनिक डिजीजेस पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अक्यूट केसेस एमरजेंसी में एलोपैथी अच्छा करती है नहीं। अगर हमारी मेडिसिन क्रॉनिक केसेस पे अच्छा काम करती है तो हमारी अक्यूट पे भी उससे भी ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन उसमें यही है कि हमने उसको करना है। आगे ये सर एक मिनट जी, आर्थराइटिस में अक्सर ईएसआर ज्यादा होता है जी, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, काफी ज्यादा 95 हाँ जी, 100 से भी गुजर आप दे सकते हैं। और आर्सेनिक आयोडाइड को आप पढ़ेंगे तो आर्थराइटिस पे इससे काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि आर्थराइटिस जिस तरह का आर्थराइटिस आप बता रहे हैं जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है, और उसमें क्या होता है कि पेशेंट को टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, इवन के पेशेंट रोते हैं, ठीक है। और बस आगे चल के क्या होता है पेशेंट के जो जोड़ है वो टेढ़े होना शुरू होते हैं। और फैक्टर पॉजिटिव है आर्थराइटिस में क्या होगा, तो इसमें आप, लेकिन मैं फिर एक चीज क्लियर कर दूं
तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये पैथोलॉजी पेशेंट की जो है ना उसको डाउन करने के लिए, नॉट टू ट्रीट, नॉट टू ट्रीट, नॉट टू क्योर, ओनली उसकी जो पैथोलॉजी चेंजेस हैं उसको हमने नॉर्मल में लाने के लिए, उसको ट्रीट आप फिर होम्योपैथिकली उसी तरीके से प्रोटेटाइज मेडिसिन जो है वो आप दें, उसके सिम्टम लें, वो आप करें। लेकिन बात हो रही है कि इमरजेंसी हमने कैसे जो है ना ओवरकम करना है उस पर डिजीज पे। नहीं मतलब अगर आर्थराइटिस का आप कर रहे हैं जी मसलन रेस्टॉक्स दे रहे हैं जी उसकी बन भी रही है, बिल्कुल। क्या ये इसके साथ दे सकते हैं आप, ये पैथोलॉजिकली पैथोलॉजी उसकी चेंजेस जो है ना उसको कम करेगी, कम करेगी। उसका तो अमोनियम फास है, अमोनियम फास, ठीक है, अमोनियम न्यूरोल, अमोनियम फास है, बहुत सारी मेडिसिन है, काल्चिकम है, बहुत सारी मेडिसिन है। काल्चिकम जो है ना, काल्चिकम एलोपैथी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है काल्चिसीन के नाम से, ठीक है। इसका क्लाइड जो है ना वो काल्चिसीन है, काल्चिसीन काल्चिकम का वो इस्तेमाल करवाते हैं, वो बहुत ज्यादा आर्थराइटिस में रिजल्ट लेते हैं, हम नहीं लेते। उसकी क्या वजह है? उसकी भी यही वजह जो मैंने बताई है, उन्होंने उसका रीजन पील कटा हुआ है, निकाला हुआ है ना, कटा हुआ समझ आ रही है ना? हाँ ठीक है ना, वो ऐसी बात है। जो उसका एक्सट्रैक्ट है ना वो निकाला है, उससे जो बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना जो काम की चीज है जिसने आर्थराइटिस को कंट्रोल करना है, ठीक है, उन्होंने वो निकाल के उसको दिया। जब काल्चिसीन दी जाएगी वो बात दूसरी साइड पे चली गई, बाकी हमने सीखना है, हमारा मकसद ये नहीं कि हमें एक टॉपिक पे चलना है। काल्चिसीन की जब आप डोजेज शुरू करेंगे ना, दूसरी तीसरी और चौथी डोज पे पेशेंट को मोशन लग जाएंगे, लेकिन पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, दर्द उसका ठीक हो जाएगा, पेशेंट को मोशन हो जाएंगे। ये शायद आपको होम्योपैथी टीएमडी का ना मिले, लेकिन ये रिटर्न चीज़ें मौजूद हैं, इन्हीं के रेफरेंस विद रेफरेंस ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और आप उसको काल्चिकम को मदर टेंचर में दे सकते हैं, वो रिजल्ट लेने के लिए मदर टेंचर में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। इससे आगे जिस तरह शुगर है, तो जब भी टेस्ट करते हैं शुगर तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। बाकी मेडिसिन बहुत सारी हैं, उनका अगर नाम लेते जाएंगे तो वो तो बहुत है ना, सफ्रेंड्रा डीका है, सजीजियम है, जक्रेक्टा डीका है, पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन जो है ना, लेकिन उसके टेस्ट लेवल जो बढ़ रहा है उसको डाउन करना, उसकी क्या है वो यूरेनियम नाइट्रिकम जो है ना 3x में अगर आप इस्तेमाल करवाएं तो बहुत जल्दी जो है ना काम हो जाएगी। 3x में खतरनाक मेडिसिन है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट है ना ये इतनी खतरनाक मेडिसिन देख चुके होते हैं कि इनको जहर भी दे दो फिर भी असर नहीं करता। जहर खा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ना जहर खा चुके होते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होते हैं, ठीक है। जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी यही, जी जो इंसुलिन ले रहे हैं, सॉरी इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ जी इंसुलिन दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, इंसुलिन है, जो इंसुलिन मरीज ले रहा है सुबह शाम, हाँ जी उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं। इंसुलिन जो बंदा ले रहा है ना जी। आप उसको दे सकते हैं, उसके साथ साथ इंसुलिन का जो लेवल है ना उसको आस्ता आस्ता जो है ना उसकी डोज जो है ना कम करते जाएं, यूनिट्स जो है ना वो कम करते जाएं जी। हम वैसा ही साथ मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। एकदम आप अगर इंसुलिन छोड़ देंगे, पेशेंट जो है ना इंसुलिन डिपेंडेंट है जी। ठीक है, तो आप का नुकसान, पेशेंट का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, पेशेंट जो है ना वो आपकी या मेडिसिन लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे आपने रिड्यूस करनी है, ठीक है। अगर आप 20 यूनिट ले रहे हैं तो 15 यूनिट कर दें सुबह, इस तरह जो है ना आस्ता आस्ता उसको कम करना है, ठीक है। जिस तरह ब्लड प्रेशर के मैंने पहले बताया कि ग्लूटामाइन है जी। तो वैसे अगर उसको हमने करना है तो वो क्या है, एलोपैथिक लेटेस्ट जो मेडिसिन है ना एलोपैथिक सिस्टम में वो मेडिसिन आ रही है एक रेजर पीन, ठीक है। उसके नाम उन्होंने कंपनी ने अपने राजा रखे हैं, वो भी हमारी रोल्फिया जो मेडिसिन है उससे निकाला हुआ है, रोल्फिया जो मेडिसिन है ना उसका निकाला हुआ है। और वो क्या करते हैं, सुबह शाम में एक गोली देते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, साथ कुछ सेडेटिव मेडिसिन जो है ना वो थोड़ी सी डाल दी, सुबह शाम गोली देते हैं। लेकिन रोल्फिया हमारे पास मौजूद है, ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ जो मेंटल के सिम्टम्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अक्सर पेशेंट जो है ना वो गुस्से की वजह से जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, गुस्सा इस लेवल का होता है कि पागलपन की हद तक, उसके लिए बहुत अच्छी है हमारी मेडिसिन है। तो रेजर पी में हम जा रहे थे कि एलोपैथिक में क्या सिस्टम होता है,
एफिड्रा वेल्गुरस, एफिड्रा वेल्गुरस मेरे ख्याल में इस्तेमाल करवाई होगी टेंसी में, मदर टेंशन में भी किसी में इस्तेमाल करवाई है। एफिड्रा वेल्गुरस जो है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सोम पाल पालता इस तरह को इसका नाम है इसमें यूनानी में। और ये जो है ना अपना पहाड़ी इलाका, वहाँ पे जो है ना लोग इसको बालन के तौर पे जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ईंधन जो है ना, ठीक है, लकड़ियाँ काट के होती हैं उससे निकलती है। एलोपैथी सिस्टम ने क्या किया कि एफिड्रा जो बूटी है उसको इकट्ठा किया, उससे 2-3 उसके अंदर जो है ना अल्कलॉइड है, उन्होंने उनको अलग अलग कर दिया। एफिड्रीन, सोडो एफिड्रीन। एफिड्रीन अभी सब आप जानते हैं, मीडिया ने बहुत ऐसी चीज़ें बता दी है। एफिड्रीन के केस किस किस पे चलते रहे हैं, खांसी को ठीक करती है, साथ नशा भी लाती है, ठीक है। सोडो एफिड्रीन है, एफिड्रीन है, उन्होंने क्या किया कि जी सोडो एफिड्रीन रख दी उसमें नाक को खोलने के लिए, ठीक है, जुकाम को ठीक करने के लिए, सांस की जो तकलीफ है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोडो एफिड्रीन का सिरप दे दिया, सैम्पोज, ये वो कफ सारी में जो है ना ये चीज़ें यही डाली होती है। उसमें क्या साइड इफेक्ट होता है, एक जो रेज़रपीन है वो दूसरे जो है ना उसके साइड इफेक्ट को कम करता है। उन्होंने एक कर दिया, जब पेशेंट लेता है वो कहता है जी मेरे साथ में दर्द शुरू हो गई। अक्सर पेशेंट जो है ना ये चीज़ कंप्लेन करते हैं। तो हमारे पास एफिड्रा वेल्गुरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो एफिड्रा पे आ गया तो मैं दोबारा अमाइनो नाइट्रेट जो है ना उसका फिर से जो है ना मैं याद दहानी करवा दूँ कि सिर्फ वो ही नहीं, वो अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं के जो केस है ना तो भी आप सुना भी सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए भी वो अच्छी मेडिसिन है। तो इसके अलावा वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है कि जो हम इस्तेमाल करवा के पेशेंट के अंदर जो उसकी पैथोलॉजिकली चेंजेस आई हुई हैं उनको हम नॉर्मल पे ला सकते हैं। तो एडवांस पैथोलॉजी, इस पे काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें पैथोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये अक्सर लोग कहते हैं जी पैथोलॉजी जो है ना ये होम्योपैथी नहीं है, पैथोलॉजी तो होम्योपैथी नहीं है। हमारे मजहब के मुताबिक भी, अखलाकियात के मुताबिक भी, कोई भी डॉक्टर जो है उसके पास 4 चीज़ों का इल्म होना जरूरी है। उन्होंने जो लफ्ज़ लिखे हैं वो तो सख्त हैं कि अबूर हासिल होना चाहिए। तो यार अगर हम अबूर हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उनका जो है ना इस लेवल का नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए कि हम उनको इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा दिखा सकें। उसमें सबसे अहम क्या है, पैथोलॉजी, इल्मुल अमराज हमें पढ़ाया भी जाता है होम्योपैथी में। पूरा एक जो है ना वो बुक है, ये बात इसलिए है कि हमें वो सिर्फ इतना सा नोट दे दिया जाता है, लेकिन उसकी अगर आप बुक लें तो वो बहुत बड़ी बुक है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या हो गया, इल्मुल अमराज सादा ज़बान में। उसके बाद आ जाएगा इल्मुल अब्दान यानी कि अनाटमी। उसके बाद क्या है, इल्मुल अफ़ालुल अब्दान। उर्दू में मैं इसलिए बता रहा हूँ वो टर्मिनोलॉजी जो है ना, मैं चाहता हूँ कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हम नारोवाल के हैं, तो हम जो है ना वो बिल्कुल सादा ज़बान में हम इंग्लिश को सीखने में टाइम ज़ाया ना करें, हम होमियो को सीखें, वही टाइम हम इधर लगा लें, ठीक है। और चौथा पे कौन सा है वो तो सबको पता है, इल्मुल अदवियात, मटीरिया मेडिका, ठीक है। इन 4 इल्मों पे बंदे को अबूर हासिल होना चाहिए। अखलाकियात तो ये कहती है कि इनको सीख के प्रैक्टिस शुरू की जाए, ठीक है। और मैं मतलब वो मजहबी लेवल पे कि ये कोई ऐसी चीज़ है वो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैंने 93 या 92 की बात है, उस वक्त मैंने एक अखबार में अदारिया पढ़ा था बहुत बड़ा, ने कहा इतना जोर दिया था कि हमारा मज़हब, ठीक है ना, वो भी हमें इजाज़त नहीं देता कि ये 4 इल्म हासिल करने के बगैर बंदा किसी का इलाज शुरू कर दे। मीन के जो काम आपने करना है उस पर अबूर हासिल करें, उसको सीखे फिर करें। तो सीखने की स्टेज हमारी पाकिस्तान में क्या है, होम्योपैथ। बाकी मैं कहता हूँ होम्योपैथ की सीखने की स्टेज क्या है, पहले कहते हैं जी कोर्स कर लें, पहले कोर्स कर लें, कोर्स 4 साल जो है ना कोर्स करेंगे तो उसके बाद सीखेंगे। जब कोर्स हो जाता है फिर कहते हैं जी किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, वो हमें सिखा दे। उसके पास जब जाते हैं तो सीखने का स्टाइल क्या होता है जी, हमें वो नुस्खे दे दें, आप क्या देते हैं वो हमें लिख के दे दें, हम जा क्लिनिक खोलें। ऐसे नहीं सीखा जाता। जब आपने होम्योपैथी को ज्वाइन कर लिया है तो उस वक्त से आप होम्योपैथी से मोहब्बत करना शुरू कर दें।
फर्स्ट ईयर में जब आपका दिन बन गया कि मैंने दाखिला लेना है, होम्योपैथी में आपने दाखिला ले लिया, आप उस वक्त से शुरू कर दें सीखना और उसी वक्त से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। वो प्रैक्टिस और बात थी जो लीगली करनी है। ये कौन सी प्रैक्टिस है कि आप अपने अजीज़ों कारब में, अपने दोस्तों में किसी को मसला होता है, उसके सिम्टम्स लें, ठीक है, उसको आप अपनी बुक में जाके देखें कि कौन सी मेडिसिन बनती है, अपने उस्ताद हैं उनसे, अपने सीनियर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे मशवरा करें, ठीक है, वो मेडिसिन या किसी अपने दोस्त या अपने सीनियर डॉक्टर के पास उसको ले जाए, इसको ये मसला है उसका पूरा, वो उसमें आप अगर पहले हमारे पाकिस्तान में कितनी मेडिसिन पहले साल में पाई जा रही हैं? 10 हैं। 10 मेडिसिन है और मेरे ख्याल में हमारे हमसाए मुल्क में 50 मेडिसिन है पहले साल में। 50 के करीब मेडिसिन है जो पहले साल में पढ़ाई जाती है। उसमें क्या है कि 10 मेडिसिन जो है ना, जो बंदा पहले साल में 10 मेडिसिन पे अबूर हासिल कर लेता है, उसमें पहले साल में अनाटमी भी आ जाती है, अनाटमी 10 मेडिसिन, बाकी जो फिलॉसफी वगैरह है उसको समझ ले, इन चीज़ों को 10 मेडिसिन पे जो बंदा एक साल में अबूर हासिल कर ले, तो 10 मेडिसिन पे अबूर हासिल करना नियर अबाउट जो है ना 1 महीना तो तकरीबन को 10 दिन लग जाएंगे जी 10 मेडिसिन के लिए। 10 दिन तो 7 दिन कर लें, 1 महीना 7 दिन यानी कि 40 दिन चिल्ला, ठीक है ना। एक चिल्ला जो है ना 40 दिन जो है ना आपको मिल रहे हैं एक मेडिसिन को सीखने के। अगर हमारा स्टूडेंट जो है ना वो 40 दिन एक मेडिसिन को सीख ले, तो 10 पहले साल की मेडिसिन सीख ले, तो मैं जो है ना इस चीज की छोटी देता हूं कि वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो एक कामयाब डॉक्टर बनेगा, तो रोजी भी कमाएगा, इज्जत भी पाएगा और लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन हम सीखने का वही हमारा स्टैंडर्ड है कि कर लेंगे कोर्स, करने के बाद जो है ना हम सीखेंगे और सीखेंगे फिर यही फ्लॉग फोन कर दिया, डॉक्टर साहब ये मेरे पास पेशेंट है, इसको क्या नुस्खा दूँ, या वैसे ही इतने सारे मुझे लिखवा दें कि मैं जरा पेशेंट को देता रहूँ। मेरे साथ ऐसे होता भी, मेरे दोस्त हैं तो वो बड़े पुराने होम्योपैथ हैं 91-2 के, तो वो जब शुरू किया तो उन्होंने कहा जी हमें भी कुछ बताएं। मैंने कहा ऐसे नहीं सीखा जाता, इसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकता, तो एक दिन में ये बताने वाली चीज़ें भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सीखना मेन मकसद है हमारा, सीखना। तो मेरे को टाइम काफ़ी है, चलते रहिए। मैं पूरा जो है ना मुझसे साहब ये देख लें, मैंने बंदा पूरा रखा हुआ है और इसको मैंने जो है ना ये आज का नहीं, काफ़ी देर पहले का जो है ना रिटन में ना एडवांस पैथोलॉजी एक्यूट डिजीज एंड होम्योपैथी, ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है ना है, लेकिन उसको फिर सारा करना, सर्च करना मुख्तलिफ डॉक्टर्स का, बाकी सारी चीज़ें करना, फिर बुक को कंसल्ट करना, फिर अपना एक्सपीरियंस जो है ना उन चीज़ों को लेके चलना, फिर जाके जो है ना उसको मैंने कहा कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कि जो भी लेक्चर उसको हम थोड़ा सा जो है ना वो पेपर वर्क की सूरत में भी जो है ना, ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। तो इसमें तकरीबन वो सारी मेडिसिन जो है ना उसी तरीके से कि कौन सी मेडिसिन जो है ना इस मर्ज के लिए इस्तेमाल होगी, वो सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने लिखी हुई हैं। जैसा आर्सेनिक आयोडाइड की बात हो रही थी, रिपीटेड डोजेस कैन रिड्यूस ESR, बट द डिजीज और द कॉज ऑफ ESR विल बी देयर। मैंने बात की थी कि आपने आर्सेनिक आयोडाइड तो दे देना है, ESR को तो रिड्यूस कर देगी, लेकिन जो उस मर्ज की वजह है, जो काज है, उसको अपने होम्योपैथिकली फिर से ट्रीट करना ही करना है, ठीक है। तो पेशेंट का एक माइंड फिट करने के लिए देनी है ना कि चले वो ESR नीचे आ गया, ESR नीचे आ गया, एक्यूट केस है उसको रिलीफ मिला, मगर होम्योपैथी लेकिन उसकी काज पे आपने पहुंचना है, सही है, ठीक है ना। डिजीज की जो रीजन है उस डिजीज के बाइंड पे, उस पे आपने पहुंचना है कि क्या है, उसको आपने ट्रीट करना है, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। दूसरी मैंने बताई थी कि यूरेनियम नाइट्रेट 3x, ये भी उसी तरह है, ठीक है। हर एक के साथ ये साथ लिखा हुआ है कि क्योर नहीं है, आपने ट्रीट फिर करना है, ठीक है। ये पैथोलॉजी को आपने चेंज करना है। उसके बाद हमारा स्टिका है, ठीक है, क्यूब में ये भी आप रिपीटेड डोज में दे सकते हैं, कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल आप कर सकते हैं, जिसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोन इन्फेक्शन है, इवन आफ्टर कोई भी इन्फेक्शन है उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे देखिए कि आइडोफॉर्म 1x एक मेडिसिन है, वो भी इस्तेमाल उसलिए कैन मेक चेंज इन दी कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह बल्बरस वेल्बुलस है जिस तरह, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको अभी
30 प्रेगनेंसी में या ऊपर ले जाएं, केस एक्यूट होगा। बर्बरस का केस क्या होगा? एक्यूट होगा, दर्द होगी, यहाँ से बबल्स बन रहे हैं, गैस जैसे गुर्दों में पथरी होती है, यहाँ हो रही है, ये हो रहा है, ये सारे एक्यूट केस में आते हैं, तो उसमें आप बर्बरस दे सकते हैं। और बर्बरस सिर्फ जो है ना, एक चीज और है कि हम एक मेडिसिन को पकड़ लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ना बर्बरस, ये सिर्फ गुर्दों के लिए है, कभी नहीं। पुरुषों के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करती है। पैथोलॉजिकली अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है तो आप बर्बरस जो मदर इस्तेमाल करवाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देगी। ठीक है, लिखना है, लेकिन ये है अगर आप ये लेना चाहें तो इसमें भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आर्टिका यूनस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ना आर्टिका यूनस जो है ना, ये इसके मैं और भी काफी सारे यूजेस बताऊंगा। तो ये भी जो है ना यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देती है। ये जो यूरिक एसिड डायथेसिस है ना, बार बार यूरिक एसिड का बढ़ जाना, बार बार बढ़ जाना, उसमें आप आर्टिका यूनस जो है ना इस्तेमाल करवाएं। लेकिन मदर नेचर करवाना है। क्या करवाना है? मदर नेचर इस्तेमाल करवाना है और इंशाल्लाह क्लियर होगा। अभी क्या है कि यूरिक एसिड में हम आर्टिका यूनस सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ गया जो इसमें देना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ने से सबसे पहले हमें वही पैथोलॉजी में हम फिर आ जाएंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने की पैथोलॉजी क्या है। वो फिर गुर्दों से आ रहा है। ठीक है, गुर्दों ने फिल्टर करना होता है, फिर उसको वापस भेजना होता है, नहीं भेजते फिर खून में शामिल हो जाता है, वो आगे खून में जाता है। जैसे वो जहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, जो कुकड़ी हड्डी होती है, ये पट्टे होते हैं, उनमें जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड। जब उनमें अंदर जाके डिपॉजिट होता है, उसमें हार्डनेस आती है, खिंचाव आता है। पेशेंट अगर यूरिक एसिड का है तो उसकी मैं मोटी मोटी जो है ना सिम्टम बताता हूँ, ताकि सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। जो काम आने वाली चीजें हैं वो जो है ना अपना टर्मिनोलॉजी और बाकी चीजें वो काम आने वाली नहीं होती। वो सिर्फ होती हैं कि मैं अपने आप को पेश करूँ कि मेरे पास बड़ा नॉलेज, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सीख रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप भी कुछ ना कुछ मेरे से सीख लें। ठीक है, यूरिक एसिड बंदे का बढ़ा हुआ है, आप उसको बगैर टेस्ट के कह सकते हैं जी जाए आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो कैसे? पेशेंट आया, उसने आते ही जो है ना कंप्लेन की, उसने कहा जी मैं जब चलता हूँ तो मेरे ये पाँव का जो अंगूठा है ना, बिग टो जो है, इसमें दर्द होती है। आप समझ लें यूरिक एसिड। यहाँ भी कार्टिलेज है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। या अक्सर आपके पास फीमेल पेशेंट आ जाती हैं, वो आती है, डॉक्टर साहब सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो जैसे ही बेड से नीचे उतरती हूँ पाँव नीचे नहीं लगते, आप यूरिक एसिड पे आ जाए। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि उसकी जो एड़ियां हैं, एड़ियों के नीचे जाके यूरिक एसिड जो डिपॉजिट होता है, और ये यूरेट जो है ना ये हड्डी की शक्ल तैयार कर लेते हैं, हार्ड हो जाते हैं नीचे जाके। कहते हैं ना एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, कैसे बढ़ती है हड्डी? ये तो नहीं दरख्त की तरफ तो नहीं बढ़ना शुरू हो गई ना। ये यूरिक एसिड जब इसके नीचे जाके डिपॉजिट होगा, ये बहुत हार्ड होता है, वो बढ़ जाएगा, और जैसे पेशेंट ऐसे चलेगा ना उसको दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा? पेशेंट को आप एक और चीज पूछे, पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर साहब जी मतलब जो है ना मेरे अंदर से इस तरह सेक निकलता है, तपश निकलती है, एकदम मेरा जिस्म जो है ना वो गर्म हो जाता है, उसके बाद मेरा जिस्म फिर ठंडा हो जाता है। ये स्टेज है, आप समझिए इसको यूरिक एसिड है। आप अगर वो पेशेंट नहीं बता रहा उसको एक दो क्वेश्चन और भी कर सकते हैं कि आपके जिस्म में सुइयां तो नहीं चुभती? ये भी होगा, तो जरूरी नहीं हो लेकिन कुछ होगा। ठीक है, उसके अलावा वो पेशेंट कहेगा जी, अगर आप कहेगा जी, वो कहेगा जी मुझे खारिश भी होती है, आप उससे पूछें कि खारिश करने के साथ आपको बड़ा सा जो सुर्ख रंग का निशान तो नहीं पड़ जाता? ये भी यूरिक एसिड की वजह से है। दूसरे नंबर पे पेशेंट शायद बताइए ना बताए, आप खुद बता देंगे, आपको गैस भी बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि इसलिए बनानी है। ठीक है, गैस बहुत ज्यादा बनेगी पेट में और खारिश भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, पेशेंट कहेगा जी मैं महफिल में बैठा होता हूँ फिर भी मैं बहुत तंग होता हूँ। ठीक है, और उसको प्रॉब्लम क्या है? उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खारिश हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसको पंजाबी में वो कहते हैं ना नॉर्मल छपाकी हो जाती है जी, मनु तरफ हो जाते हैं, आर्टिकेरिया हो जाता है। ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी के लफ्ज़ है, लेकिन मैं भूल के जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि हम पंजाबी में रहें, उर्दू में रहें तो आगे थोड़े समझ आए। ठीक है ना, वो जो आर्टिकेरिया है, वो जो छपाकी है, वो जो तफड़ है ना, वो भी इसी वजह से होते हैं, यूरिक एसिड की वजह से। पेशेंट कहती है जी मेरा सर जो है ना ऐसे मुझे चक्कर आते रहते हैं, ऐसे जैसे घूमता रहता है अंदर,
यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चक्कर आएंगे, कानों में आवाजें आएंगी, भारीपन होगा, ये सारी चीजें जो है ना, उनके लिए हमने क्या करना है, आर्टिका यूनिस जो है ना वो शुरू करवा देना है। सबसे पहले हमने उसका ये डाउन करना है। डॉक्टर साहब ये मैंने यूरिक एसिड में यंगस्टर जो लड़के हैं तकरीबन और 30-35 तक, मैंने इनमें ब्राइटा को बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये। सर देखिए यहाँ पे है ना ब्राइटा की बात हो रही है, ब्राइटा को छोड़ के आप पेशेंट जो आ रही हैं फीमेल, उनको पल्साटिला दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उससे चला नहीं जा रहा, एड़ियों के नीचे दर्द हो रही है, चाहे आप उसको 1 mg या CM की आर्टिका की एक डोज दे दें, उसे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप उसे कहें कि जी आप मेरे क्लिनिक में चल के मुझे बताएं कि दर्द होती है या नहीं होती। आर्टिका या आर्टिका, ठीक है। अगर हम जाएंगे ना कोई सिम्टोमेटिकली मेडिसिन पे, तो बहुत सारी मेडिसिन वो सिम्टोमेटिकली हम दे सकते हैं। मैंने जो आजमाया मैं वो, हाँ जी, वो आपको एक्सपीरियंस है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि पल्साटिला, आर्निका पेशेंट चलना मुश्किल है। और एक और मैं बात साथ साथ बता दूं जो मेरे एक्सपीरियंस में है, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरे सामने बैठे भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, मेरे प्लीज भी होते हैं, मेरे स्टूडेंट भी, और वो देखते भी हैं कि पेशेंट को डॉक्टर साहब ने दवाई दी और पेशेंट जो है ना चाल के बाहर के दरवाजे से वापस आया, और मैं अक्सर उठा देता हूँ पेशेंट को, एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको आर्निका दे दिया, एक डोज दिया, मैंने कहा जाओ चक्कर लगा के आओ, पेशेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक चीज होती है कि किसी से सुनी सुनाई, एक चीज होती है जो प्रैक्टिकल। पेशेंट ऐसे पाँव को दबाते हैं, ऐसे दबा दबा के चेक करते हैं, कहते जी अब मुझे दर्द नहीं है। ये होम्योपैथी का कमाल है, जाए आप डिक्लोरॉन लगा लें, डिक्लोफेनेक सोडियम दे लें, पोटेशियम दे लें, कहीं होता है इस तरह? उसने भी कम से कम आधा घंटा तो देना है, देता है ना ये, लेकिन देना उसको किस तरह है, मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ, उसकी जुबान के नीचे, नहीं ये जुबान के नीचे डाल दे रहे हैं या के फैंसी में आपने इस तरह मेडिसिन जो है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन हम वो कर रहे हैं कि पैथोलॉजी को, हम लेक्चर जो आज का है ना वो हमारा जो पॉइंट है वो है कि एडवांस पैथोलॉजी, तो जो पैथोलॉजी चेंजेस हैं वो उन पे हमने काम कर रहे हैं ना, और उससे आगे जो है ना एक्यूट डिजीजेस और होम्योपैथी, इसलिए जो है ना उन पे हम आ रहे हैं ये सारी चीज़ों को। जी नाजरीन, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये डॉक्टर्स ट्रेनिंग फोरम का सेशन कैसा लगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दोबारा ला सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द देखने को मिलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।